हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर है क्लास 12 की, जो कि टर्म 2 है, 21 एंड 22 की, जो कि अकाउंटेंसी का है। ठीक है, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? 2 घंटे होगी। आप जो पेपर देने जा रहे हैं अपने फाइनल एग्जामिनेशन का, उसका टाइम कितना होगा? 2 घंटे का होगा। और मार्क्स कितना होगा? 40 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि किस तरीके से पेपर होगा, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पैटर्न पे ही आपसे जो होगा सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। देखिए इसका जो क्वेश्चन पेपर है उस वो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब कि आपको 2 पार्ट में पेपर मिलेगा, जिसमें एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 12 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पार्ट ए का जो पेपर होगा वो सभी कैंडिडेट्स को कंपलसरी है। मतलब कि पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करना सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होगा। लेकिन पार्ट बी में 2 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? पार्ट बी में 2 ऑप्शन है। एक फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट, जो कि बच्चे जानते होंगे कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कंप्लीट कॉमन स्टेटमेंट है, वो जो बच्चे पढ़े वो कर सकते हैं। या अगर वो कैश फ्लो नहीं पढ़े हैं और सारी चीजें नहीं पढ़े हैं तो वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये थ्योरी है। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है और ये एक थ्योरी पार्ट है। जिस बच्चों का कैश फ्लो टफ लगता, जिन्हें कैश फ्लो टफ लगता है, वो क्या कर सकते हैं? वो कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ के भी पास हो सकते हैं। देखिए ये भी 10 मार्क्स का होगा और ये भी 10 मार्क्स का होगा। चाहो तो आप फाइनेंशियल एनालिसिस चूज कर लो, चाहो तो आप कंप्यूटर अकाउंटिंग चूज कर लो। ये दोनों ही ऑप्शन आपके ऊपर है। देखिए मेरे हिसाब से जिस बच्चों को टफ लगता है, जिन बच्चों को टफ लगता है कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कर पाते हैं, उन्हें टफ लग रहा है कि वो किस तरीके से इसको करें, तो मैं उन्हें ऑप्शन देता हूं। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं उन्हें एक सलाह दूंगा कि वो क्या करें कि कंप्यूटर अकाउंटिंग कर लें। ठीक है, क्या कर लें? कंप्यूटर अकाउंटिंग कर लें। ये छोटा भी है, थ्योरी भी है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को ये लगता है कि सर उनका न्यूमेरिकल अच्छा है, वो अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ ज्यादा जाए, वो उनके लिए ज्यादा बेटर है। साथ ही साथ अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी बैठते हैं तो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस हो जाता है। जैसे आप बीएचयू इंटरेस्ट में पहुंचेंगे तो वहाँ पे कैश फ्लो के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वो आपके लिए बेटर हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कैसे आएंगे। देखिए देखिए 1 2 3 एंड 10th क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, टाइप 1। ठीक है, तो देखिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 और क्वेश्चन नंबर 10 ये होंगे आपके 2 मार्क्स के। मतलब कि 4 क्वेश्चन आ गए आपके 2 मार्क्स से, मतलब ये 8 मार्क्स के हो गए। फिर उसके बाद 4 4 to 6 एंड 11, मतलब कि 4 5 6 और 11 जो होंगे वो 3 मार्क्स के हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 क्वेश्चन और आ गए वो 3 मार्क्स के, मतलब कि टोटल कितना हो गया? 12 मार्क्स का हो गया। फिर 7 to 9 और 12, मतलब 7 8 9 और 12 जो है वो कितने मार्क्स के हैं? आपके 5 मार्क्स के हैं। तो इसका मतलब हो गया 4 4 to 5, 4 into 5 मतलब 20, मिला के कितने हो गए टोटल? 40 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर हो गया। सर कोई ऑप्शन? मैं बता देता हूँ ऑप्शन होगा कि नहीं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है। क्या है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है। क्या है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है। देखिए कहाँ पे 7वां पॉइंट देखेंगे तो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। क्या लिखा है? देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। हाउएवर, हालांकि कुछ क्वेश्चन में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स में ऑप्शन दिया हुआ है। और जो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब कि आपको क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का उसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। मतलब जो 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। और जो 3 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के उसमें ऑप्शन है और एक क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पार्ट ए के बारे में, चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पार्ट ए में आपको जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है वो क्या है? अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ। ठीक है, दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी। मतलब कि आप पार्ट ए में आपको एनपीओ, पार्टनरशिप और कंपनी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पार्टनरशिप और कंपनी से क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये जो पहला क्वेश्चन है वो एनपीओ का है, जो कि 2 मार्क्स का है। ये मेडिसिन कंज्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। स्टॉक कंज्यूम का एक क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे कि अगर आप एनपीओ पढ़ेंगे तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को आता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को आता है, मेडिसिन कंज्यूम बनाने को आता है। ठीक है, और फंड का क्वेश्चन आता है। ज्यादातर यही 4 पॉइंट होते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सीबीएसई के। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये अगर स्टॉक कंज्यूम का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप स्टॉक कंज्यूम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं, दिखते हैं आपको एनपीओ में, उन्हें जरूर लगाए।
ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को बस डिफाइन कर रहे हैं, इन्हें सोल्यूशन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए कि किस तरीके से सर हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी कैसे जानकारी चाहिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है आपका स्टॉक कंज्यूम से ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का, थ्योरी का क्वेश्चन आया है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है, उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2 मार्क्स का है। ये 2 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के। अब देखिए, सुरेश, रमेश एंड तुषार वर पार्टनर है, ठीक है। और ये किसका क्वेश्चन है? आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये गुडविल का क्वेश्चन है, और ये क्या हो रहा है कि रमेश रिटायर हो रहा है। ठीक है, ये गुडविल का क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर रिटायरमेंट, इसका क्वेश्चन है। और ये भी कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। मतलब कि आपको रिटायरमेंट जब आप चैप्टर पढ़े तो उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट जरूर देख ले कि गुडविल के केस में जन एंट्री किस तरीके से करते हैं। देखिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जन एंट्री पढ़े कि ना पढ़े सर, जन एंट्री आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको जन एंट्री पढ़ेंगे तभी आपको होगा। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि सर हमको ये आ गया है और हो जाएगा। मैं कहूंगा कि क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि क्वेश्चंस का मार्क्स ज्यादा होता था तो वहां पे रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से थोड़ा काम हो जाता था। लेकिन अब आपको क्या है कि क्वेश्चन छोटे छोटे मार्क्स के हैं, तो वहां पे रिवोल्यूशन अकाउंट की जगह जनरल एंट्री ज्यादा पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे ज्यादातर जनरल एंट्रीज पूछे हैं और अकाउंट्स भी पूछे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जनरल एंट्री इग्नोर करके चलिए, जनरल एंट्री इग्नोर करके चलेंगे तो उस केस में आपका मार्क्स कम आ सकता है। ठीक है, तो आप जनरल एंट्री जरूर पढ़िए। नाउ देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, आपको जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये है सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये एनपीओ का है, मतलब कि स्टॉक कंज्यूम और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन दोनों ही क्वेश्चन लगाना है। 2 मार्क्स का स्टॉक कंज्यूम पूछा गया, 3 मार्क्स का सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसे भी प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ऑप्शन जरूर दिया है। देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3 मार्क्स का है, इसमें ऑप्शन जरूर दिया है। ऑप्शन क्या है? फंड का ऑप्शन है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करिए कि फंड भी लगाएं, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप इसे छोड़ के आएंगे। लेकिन आप जरूर कोशिश करिए कि सभी क्वेश्चंस को लगा चलिए, क्योंकि ये नहीं पता होता कि ऑप्शन कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये फंड का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एनपीओ से दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन एनपीओ का आपका हो गया स्टॉक कंज्यूम से, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और एक अभी फुल क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स का, मिला के आपका 10 मार्क्स का एनपीओ का क्वेश्चन बन रहा है। तो आप एनपीओ चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 10 मार्क्स के लिए। मतलब कि ये आपके लिए 1/4 का काम कर रहा है आपके अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है, आगे का देखिए, फिर उसके बाद देखिए कि ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये भी पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जबकि एक पार्टनर डेथ कर रहा है, एक पार्टनर डेथ कर रहा है, और यहाँ देखिए क्या दिया, ये जर्नल एंट्री दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जर्नल एंट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आप पार्टनरशिप में रिटायरमेंट और डेथ पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप जर्नल एंट्री जरूर कंसल्ट करिए। अगर आप एक चैप्टर को 10 दिन भी देते हैं तो भी आपको धीरे धीरे आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है। तो आप जर्नल एंट्री जरूर पढ़िए, क्या करिए, जर्नल एंट्री जरूर पढ़िए। ठीक है, ये डेथ का क्वेश्चन है, और ये जो डेथ का क्वेश्चन है इसमें दिया क्या है कि कोई पार्टनर डेथ हो रहा है तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देना है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए, विदेश लिमिटेड परचेज कर रहा है दूसरे कंपनीज को, और ये देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये डिवेंचर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डिवेंचर का क्वेश्चन है। देखिए, ये डिवेंचर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ये डिवेंचर का क्वेश्चन है। तो जो कि आपको करना चाहिए, डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर का जो क्वेश्चन है उसका। और इसमें भी देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, जो जो पहला क्वेश्चन है ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का है। ठीक है, ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये कोलेटरल सिक्योरिटी का है। किसका है? कोलेटरल सिक्योरिटी का है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का एंट्री बहुत आसान होता है, लेकिन साथ ही साथ कोलेटरल सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको दिया है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को। इसका मतलब ये एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। जब भी आप कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके नीचे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर करने को आ सकता है, तो आप सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी में बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट या टू डिबेंचर सस्पेंस करके मत छोड़िएगा। उसका कोशिश करिएगा कि कोलेटरल उसका एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट देखें कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में आप बैलेंस शीट जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना ज्यादा आप बांट के करेंगे ना उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो दिखाई दे रहा है
यहाँ पे फिर से एक पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और ये जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है वो डिसोल्यूशन से पूछा गया। क्या पूछ किससे पूछा गया? डिसोल्यूशन से। और इसमें जो पूछा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वेरिएशन एसेट्स एंड थर्ड पार्टीज लायबिलिटी, मतलब कि एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद ये जर्नल एंट्रीज पूछी गई कि आपने एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर कर लिया है, हम एज्यूम कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज दी हैं इनकी, जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दी है इनकी जर्नल एंट्रीज करिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्री आ रही है। ठीक है, और इसमें देखिए एक ऑप्शन और दिया है, डिसोल्यूशन में ऑप्शन दिया है। तो अगर जो बच्चे डिसोल्यूशन नहीं भी पढ़े हैं तो वो देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब ये हुआ कि अगर डिसोल्यूशन नहीं भी पढ़े हो तो शायद हो सकता है कि रिटायरमेंट डेथ का ऑप्शन है, मतलब कि आप डिसोल्यूशन की जगह आप रिटायरमेंट डेथ, लेकिन रिटायरमेंट डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके लिए। अगर आप रिटायरमेंट एंड डेथ तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप इसी को खाली तैयार करके चलते हैं, डिसोल्यूशन अगर आप कम तैयार भी किए हैं तो भी आपको ये ज्यादा फायदे हो गया, क्योंकि देखिए अब जो क्वेश्चन आया है वो फुल क्वेश्चन आया है। अगर कई बच्चों को डिसोल्यूशन नहीं समझ में आता है तो क्या करें, डिसोल्यूशन के कंपेयर में वो पहले रिटायरमेंट डेथ ज्यादा तैयार करें। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे वीक हैं, लेकिन जो बच्चे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो कि बहुत पढ़ते हैं और सभी चीज समझ लेते हैं, तो वो सारी चीज को तैयार करें, रिटायरमेंट डेथ भी तैयार करें, डिसोल्यूशन भी तैयार करें। जिससे क्या होगा कि जो भी उनको लिए सब लगेगा इजी पड़ेगा वो उसी को सॉल्व करें, क्योंकि उनको कंप्लीट भी करना है पेपर। ठीक है, तो इसको तैयार करें, रिटायरमेंट डेथ तैयार कर लें। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि ये जिनी रिटायर हो रही है तो इसका मतलब ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें देखिए आपको जो दिखा रहा है प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन आया था, हमने बात किया था कि एक क्वेश्चन में ऑप्शन होगा 5 मार्क्स के, तो ये देखिए ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ। तो आप क्या करिएगा कि आप इस क्वेश्चन को रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिएगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि आपको फायदा ही मिलेगा, आप पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स से। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फिर से हमें यह दिखाई दे रहा है ये डिवेंचर का क्वेश्चन है। क्या है? ये डिवेंचर का क्वेश्चन है, और ये जो डिवेंचर का क्वेश्चन है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये डिवेंचर का क्वेश्चन कंबाइंड करके है, इशू ऑफ डिवेंचर के कई कई टॉपिक को लेके कंबाइंड करके, देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। तो आपको डिवेंचर का क्वेश्चन दिया है, इशू ऑफ डिवेंचर से ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मार्क्स का, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि आप डिवेंचर के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देख सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करना है, मतलब कि आपको डिवेंचर पढ़ के ही जाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप कर लेंगे। ठीक है, फिर जो ये जो नौवां क्वेश्चन है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो नौवां क्वेश्चन है, ये जो नौवां क्वेश्चन है ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दिखाई दे रहा है, मतलब ये एनपीओ का क्वेश्चन है, एनपीओ का क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाई दे रहा है कि ये देखिए इस साइड रिसिप्ट होता है और इस साइड पेमेंट होता है। तो आपको क्या करना होता है, इसके थ्रू क्या करने को देखिए बोला गया है, इसके थ्रू आपको बोला गया है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। देखिए ज्यादातर चांसेस हैं कि अगर क्वेश्चन में ये इतना बड़ा दिया है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है, लेकिन देखिए अगर पॉइंट्स ज्यादा देता है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देते हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स कम कर देते हैं, अगर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में पॉइंट्स कम कर देते हैं तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि बैलेंस शीट भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस शीट नहीं बनाने आता तो कोई बात नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जरूर बनाने आना चाहिए। जिन बच्चों को अगर बिल्कुल नहीं लगता कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ पढ़े कि ना पढ़े, तो मैं कहूंगा एनपीओ पढ़िए और उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जरूर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, और जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही अकाउंट प्रिपेयर करके चलें सिर्फ तो हो जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं, बैलेंस शीट भी जरूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर इनमें आइटम्स इन्होंने कम कर दिए तो शायद हो सकता है कि वो बैलेंस शीट भी दे दें, तो बैलेंस शीट भी जरूर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, जो बैलेंस शीट भी जरूर प्रिपेयर करिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। फिर देखिए ऑप्शन आ गया पार्ट बी में, पहला ऑप्शन की बात करें जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस है, जो कंप्यूटर अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, और जो पार्ट ए ऑप्शन पार्ट बी में ऑप्शन 1 करना चाहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो इसको जरूर देखें। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कितना कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब कि ये कैश फ्लो से थ्योरी का क्वेश्चन है कि कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का है कि आपको इसको देख के कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक बैलेंस शीट होता है और एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, आप दोनों को प्रिपेयर करिए, आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि आप बैलेंस शीट ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट से बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिए तो काम हो जाएगा। मैं कहूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी प्रिपेयर करके चेक करिए, क्योंकि
ये दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो बैलेंस शीट भी आ सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में प्रिपेयर करने के लिए, या तो हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L भी दे दे प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट का। देखिए अब यहाँ पे कंपैरेटिव का और कॉमन साइज स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट भी क्या करेंगे, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों को ही प्रिपेयर करें। कॉमन साइज स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर ये कोई बच्चा चाहे तो इसे 2 दिन के अंदर कंपैरेटिव और कॉमन दोनों को ही कंप्लीट कर सकता है। अगर उन्हें ये लगता है कि कंपैरेटिव एंड कॉमन टफ है, तो मैं एक बात बता दूं, ये सबसे आसान चैप्टर है पूरे अकाउंट्स में, सबसे आसान चैप्टर अगर मुझसे पूछोगे तो कंपैरेटिव एंड कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये फुल क्वेश्चन है 12 मार्क्स का, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे ये बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है स्केड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, स्केड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और इसके थ्रू आपको क्या करना है कि आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ये प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें आपको क्या मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ आपको प्रिपेयर करना होता है। तो इसका एक पूरा AS3 है, उसके थ्रू ये बनाया जाता है। ये इनडायरेक्ट मेथड है प्रिपेयर करने का कैश फ्लो, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर आता है देखिए पार्ट बी। पार्ट बी के बारे में बात करते हैं। पार्ट बी जो है ऑप्शन 2, पार्ट बी का ऑप्शन 2 ये कंप्यूटर अकाउंटिंग है। देखिए अगर आप पार्ट बी में ऑप्शन 1 नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी तरफ जा सकते हैं। जितने लोग को कैश फ्लो टफ लगता है वो क्या कर सकते हैं, इसकी तरफ, जो कि कैश फ्लो पूरी तरह से उनको कुछ नहीं समझ में आता, नील, तो वो क्या करें कि कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि थ्योरी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए थ्योरी का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके बाद 3 मार्क्स का भी जो क्वेश्चन है इसमें देखिए ऑप्शन दिया ही हुआ है। फिर उसके बाद आपको नेम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन विच रिटर्न एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज अ कांस्टेंट पेमेंट एंड इंटरेस्ट। देखिए 5 मार्क्स का, ये सभी तीन जो 10, 11, 12 है, ये थ्योरी का है कंप्यूटर अकाउंटिंग से। देखिए 11वें क्वेश्चन में ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब कैश फ्लो भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से चूज करिए, अपने हिसाब से चूज करिए। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि आप यही चूज करिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको चूज करिए। ये डिपेंड हो जाता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जो स्टूडेंट बहुत वीक होते हैं, मैं तो वो इसको चूज कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो इसकी जगह ऑप्शन 1 को चूज करे, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और इसमें जैसे ही भी आपको चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना है, और क्या क्या क्वेश्चन पढ़ें, कैसे पढ़ें कि सर अच्छा मार्क्स आ जाए मेरा और मैं पास हो जाऊं, और जो बच्चे को लगता है कि वो फेल हो सकते हैं वो भी मुझे जरूर बताएं। मैं उन्हें एक गारंटी देता हूं कि मैं जो भी इंस्ट्रक्ट करूंगा उनको, उसके थ्रू वो पास हो सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, और आपको जैसा भी लगा इस क्लास को उसको मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।